मनीष एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण मनीष को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता की ऑटो चलाने का काम मनीष ने संभाल लिया। मनीष की बड़ी बहन सुलेखा की शादी में जो उसके पिता ने कर्जा लिया था, उसे उतारने के लिए मनीष ने अपना घर भी बेच दिया और माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। मनीष की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है। इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, सुलेखा दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो सुलेखा दीदी, ये लो माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और मनीष मामा। हाँ वो तो है, अब मामी कहलवाने वाली बस आ जाए तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। नहीं नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस मनीष के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुलेखा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मनीष को देर हो रही है। मनीष ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में जाम भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसे थोड़ी होता है? जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं तो चुपचाप मेरे पैसे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया। मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी। मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने होटल में एक फंक्शन में पहुंचना है। अब क्या हुआ निरंजन, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में देंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं निरंजन, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी। मनीष निरंजन को ऑटो के 200 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच, मेरा नाम अर्चना है। आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। अब कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अर्चना नाम की वो लड़की मनीष का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले दिन मनीष के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अर्चना और मनीष बात करने लगते हैं। अर्चना को मनीष से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक दो बार अर्चना की मुलाकात मार्केट में मनीष से हो ही जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। मनीष को पता चलता है कि अर्चना एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है, तो वो उसे समझाता है। अर्चना, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो, तुम में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूं दोस्ती रखना ठीक नहीं है, प्लीज तुम मुझसे मत मिलो। तुम ना मिलने की बात कर रहे हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मनीष। मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती हूँ। कहते कहते अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है और मनीष उसे गले लगा लेता है। अर्चना अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती मनीष से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर मनीष भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अर्चना का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ससुराल गरीब है। ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अर्चना, अब तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ मनीष, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, सुलेखा दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी अर्चना की सास भी आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारे जैसी बहू मिली। अर्चना भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही पहनना। सुलेखा दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ठीक है, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद तैयार करोगे, प्रॉमिस? अर्चना की बातें सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सचमुच कुछ ही दिनों में अर्चना ने सबके दिल में एक अलग जगह बना ली। अब तो अर्चना के बिना कोई भी नहीं रहता था।
सुलेखा के बेटा पैदा होता है। इधर अर्चना भी गर्भवती हो जाती है। अर्चना के मां बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उसे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं, पर अर्चना का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अर्चना, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अर्चना, तुम इस हालत में भी घर के काम खुद ही करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो ललिता तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और मनीष ने तो मुझे कई बार कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता, और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम माँ जी ही करती है, मुझे उठने ही नहीं देती। ये लीजिए चाय। अर्चना, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं ये भी हलवाई से खरीद लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो। नहीं, मैं ऑयली फूड कम खाती हूँ। और अर्चना, तुम भी ये सब मत खाया करो, तुम्हें इस टाइम में जूस, फ्रूट्स ये सब लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं, ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक है। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती है। वो मुझे समय पर जूस, फ्रूट, दूध, दही, सब्जियां और सब कुछ खाने के लिए देती है। तभी अर्चना की ननद सुलेखा भी आ जाती है। अर्चना भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है, तो आपका चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। सुलेखा, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहां डॉक्टर नेहा बैठती हैं, वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अर्चना, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अर्चना, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूं। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। किसके घर? आपके घर पापा? मैं अभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर नेहा, जो कि एक बहुत बड़ी और समझदार डॉक्टर है, उन्होंने सुलेखा दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल सुलेखा दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि अभी ना मनीष आने वाले हैं। वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है, तो हम सब डिनर के लिए जाने वाले हैं। अर्चना का ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और सुलेखा जानते थे, पर अर्चना अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अर्चना के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। अर्चना की सास और ननद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्चना अपनी सास और ननद के गले से लग जाती है। महिमा और राहुल की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन राहुल हमेशा महिमा से दूर दूर रहा करता था। ऐसे ही एक दिन महिमा इसी बारे में अपनी सास से बात करती है। माँ जी, एक बात बताइए, क्या राहुल जी मुझे पसंद नहीं करते? मैं जितना भी उनके पास जाने की कोशिश करती हूँ, वो हमेशा मुझसे दूर हो जाते हैं और बिल्कुल भी मुझे समय नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, बस उसे थोड़ा सा समय दे दे। अरेंज मैरिज हुई है ना, तो एक दूसरे को जानने में समय लगता है, और राहुल के ज्यादा दोस्त भी नहीं है, इसलिए वो तुझे समय नहीं दे पाता है। काश माँ जी जैसा आप बोल रही हैं वैसा ही हो, क्योंकि मैं उनसे सच में प्यार करती हूँ। मैं अपना पूरा परिवार छोड़कर उनके लिए आई हूँ। अगर वही मुझे समय नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? महिमा तो ये बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद राखी खुद से कहती है, अब महिमा को क्या बताऊं कि वो तुलसी नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन महिमा के ससुर जी शादी के लिए नहीं माने और जबरदस्ती महिमा और राहुल की शादी करवा दी गई। कोई बात नहीं, शायद कुछ समय के बाद ये रिश्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद राहुल घर आता है और महिमा से बोलता है, सुनो, मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया और मुझे मुंबई जाना होगा, तो मैं तुम्हें बीच बीच में कॉल करता रहूंगा। तुम अपना ध्यान रखना और मुझे परसों ही निकलना है। हमारी शादी को अभी 10 ही दिन हुए हैं और आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर आपका ट्रांसफर मुंबई हुआ है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं वहाँ पर मस्ती करने नहीं जा रहा हूँ, काम करने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ पर एक अच्छा फ्लैट ले लूंगा और सारी चीजें सेटल कर लूंगा तो मैं तुम्हें वहाँ रहने के लिए बुला लूंगा। आप मुझे समय नहीं देते, वो बात समझ में आती है, लेकिन इस तरह आप मुझसे दूर हो जाएंगे और दूर रहेंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। भले उसके लिए माँ जी से मुझे बात करनी पड़े, मैं तैयार हूँ।
राहुल महिमा की बात सुनकर चुप हो जाता है और उसके बाद कहता है, तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो ठीक है, तुम भी अपना सामान बांध लो, हम दोनों मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। महिमा ये सुनकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद वो राहुल के साथ शिफ्ट हो जाएगी तो शायद राहुल उसे ज्यादा समय दे पाएगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल फोन करके अपनी गर्लफ्रेंड तुलसी से बोलता है, तुम तो जानती हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन महिमा जिद कर रही है और वो भी मेरे साथ मुंबई आ रही है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राहुल? तुम भी जानते हो कि वहाँ पर हम दोनों ने एक ही फ्लैट लिया है। अब हम तीनों एक ही फ्लैट में कैसे रह पाएंगे? और इतनी जल्दी तो मुझे नया फ्लैट भी नहीं मिलेगा। एक तरीका हो सकता है, मैं बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें वहाँ पर कुक रखा है और तुम सिर्फ खाना बनाती हो और वहीं रहती हो। अच्छा, तो अब ये दिन आ गए कि मैं अपनी सौतन के लिए खाना बनाऊंगी और घर की नौकरानी बनकर रहूंगी। प्लीज मेरे लिए इतना कर लो। वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हें भूल नहीं सकता। तुलसी मान जाती है क्योंकि वो भी महिमा के साथ राहुल को अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद महिमा राहुल के साथ अपना सामान बांधकर मुंबई आ जाती है और तभी तुलसी जींस टॉप में दरवाजा खोलती है, जिसे देखकर साड़ी में आई हुई महिमा हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे ये लड़की कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है? ये कंपनी ने लॉट किया है, ये कुक है और हमारे लिए खाना बनाएगी और यहीं रहेगी। अरे राम, नौकरानी है? देखकर तो नहीं लगता। माइंड योर लैंग्वेज, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, मैं प्रोफेशनल कुक हूँ। महिमा उसके बोलने के तरीके को देखकर अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ मैं अपने पति के साथ आ गई, वरना मेरा पति अगर अकेला इस लड़की के साथ रहता तो ये जरूर उस पर डोरे डाल देती। अब महिमा हमेशा राहुल के पास रहने की कोशिश किया करती और राहुल को बिल्कुल भी समय नहीं मिला करता, जिस वजह से एक दिन तुलसी आधी रात को राहुल को कॉल करती है और राहुल फोन उठाकर बालकनी में जाता है, जहाँ तुलसी उससे कहती है, हमें तो एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने सोचा था अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो कम से कम एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे। मैं क्या करूं यार, उसको भी तो कितना बुरा लगता होगा कि वो रोज अपनी सौतन के हाथ का खाना खा रही है। मैं अपनी कंपनी में एक सीनियर मैनेजर हूँ और यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ, तुम्हारे लिए कुक बन गई हूँ। बस बहुत हो गया, तुम उसे सब कुछ बता दो हमारे बारे में और बोल दो कि वो तुम्हें छोड़ देगी। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर महिमा आकर खड़ी हो जाती है, जिसने दोनों की सारी बातें सुन ली थी। उसे ये सब सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, इसका मतलब इतने दिनों से मैं अपनी सौतन के हाथ का खाना खा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राहुल जी आप मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते थे और आपको इस तुलसी के साथ रहना था तो आप मुझे बता सकते थे। मैं क्या करूं महिमा, मेरी माँ ने मुझे तुम्हें सब कुछ बताने से मना कर दिया था और तुझे कसम दी थी, वरना मैं कब का तुम्हें बता देता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुलसी से प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको तलाक दे दूंगी। अब से आपको इसी के साथ रहना है तो आप इसी के साथ रहें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये लड़की बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है। महिमा अपना सामान बांध लेती है और उसके बाद वापस अपने ससुराल आ जाती है। और अब जब राखी को ये बात पता चलती है तो राखी भी कॉल करके राहुल से बोलती है, तू इतना ज्यादा गिर गया, मेरे घर के संस्कार इतने ज्यादा बुरे निकलेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी बहू रोज अपनी सौतन के हाथ का खाना खा रही थी। एक औरत के लिए ये कितने अपमान की बात है, ये तू नहीं समझ सकती। आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म, आज से मेरी बहू ही मेरी बेटी है। राखी बोलकर कॉल कट कर देती है और राहुल से सारे रिश्ते खत्म कर लेती है। वहीं राहुल अब तुलसी के साथ मुंबई वाले फ्लैट में रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद तुलसी का एक बॉयफ्रेंड है, ये उसे पता चलता है और तुलसी कहती है, क्या हो गया राहुल, अगर मेरा बॉयफ्रेंड था तो? वैसे भी तुमने तो शादी कर ली थी। जब मैं तुम्हें शादीशुदा होते हुए भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? क्योंकि तुलसी मैंने शादी मजबूरी में की थी और तुमने बॉयफ्रेंड अपनी खुशी के लिए बनाया था। हम दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं अपना रिश्ता तोड़कर तुम्हारे पास आया और मेरी जब शादी हुई तो मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था, लेकिन तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आज तुम्हारा फोन चेक कर लिया। सही बोलता था मेरा बॉयफ्रेंड, तुम बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो। जो इंसान अपनी पत्नी को अपनी सौतन के हाथ का खाना खिला सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे शादी नहीं की, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब तुलसी राहुल को हमेशा के लिए छोड़ देती है। राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है। अब राहुल वापस अपने शहर दिल्ली आ जाता है और महिमा से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, महिमा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब बातें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मुझे तुलसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी और मैं उसे भूल नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने सब कुछ किया। तुम्हें कोई भी माफ कर दे लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं अपना पूरा परिवार छोड़कर तुम्हारे पास आई थी। अगर तुम किसी और से प्यार करते थे तो मुझे शादी से पहले या शादी के बाद बता सकते थे, लेकिन तुमने धोखा देना सही समझा। और मैं एक हफ्ते तक अपनी सौतन के साथ ही एक छत के नीचे सिर्फ रही नहीं, उसके हाथों का खाना भी खाया। मैं ये कभी नहीं भूल सकती। अब कहीं ना कहीं राखी तो राहुल को माफ कर देती है क्योंकि वो उसका बेटा था,
लेकिन महिमा उसे कभी भी माफ नहीं कर पाती और उसे तलाक देकर अब अपने मायके चली जाती है और एक नई जिंदगी शुरू करती है, क्योंकि वो कहीं भी अपने मन को गिराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वहीं राहुल सारी जिंदगी सिर्फ अफसोस करता है कि उसने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से खराब कर ली।